Hey guys, I am Avanya, and today again I am before all of you guys with the chapter second of the book, The Richest Man in Babylon. Without wasting our time, लेकिन उससे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूँ. The chapter is second called खाली पर्स के साथ इलाज. So without wasting our time, let's roll the new hashtag. इस चैप्टर में हम जान पाते हैं बेबीलोन का राजा अरकाद अपने संपूर्ण राज्य को अमीर बनाने की इच्छा से अरकाद को अमीर बनने के उपाय सभी को सिखाने के लिए कहता है, जिस पर वह सहमत हो जाता है. इस बात से हम जान पाते हैं कि अरकाद को अपने देश से बहुत प्यार है, क्योंकि वो एक ऐसा रहस्य जो कि उसे मुश्किल से मिला वो सबको देने के लिए इच्छुक है, ताकि उसका राज्य, उसका देश अमीर या आगे बढ़ पाए. एक बड़ी सी हॉल में सभी इकट्ठा होते हैं और अरकाद बोलता है कि मैं आपको अमीर बनने के उपाय बताऊंगा. इसे कोई भी अमीर बन सकता है, इन्हें अपनाएं और याद रहे कि कोई नया उपाय करने से पहले उसके पहले वाले पर पकड़ मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है. इसका पहला उपाय है अपना पर्स मोटा करें, मतलब अपने पर्स को भारी करें, मतलब उसमें मौजूद पैसों को, मनी को बढ़ाएं. किस तरह से बढ़ाएं हम जानेंगे. अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह समझदारी नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू कर दें जिससे आपने पहले से ही स्थापित कर रखा है. अपने पर्स को मोटा करने के लिए बस ये करिए कि अपनी तनख्वाह का 90% ही खर्च करिए और बचा हुआ 10% अपने लिए बचा कर रख लीजिए. चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस 90% से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे. अगर ज़रूरत पड़ रही है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप उन्हें कम करिए, लेकिन अपने 10% को बिल्कुल भूल जाइए. अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो कुछ वक्त बाद आपकी खर्चे, आपकी ज़रूरतें कुछ हद तक इतनी सीमित हो जाएंगी कि वो 90% में ही ख़त्म हो जाएंगे. आपको ज़्यादा नहीं बचाना पड़ेगा. दूसरे उपाय से पहले एक और बात. हम ये जो 10% सेव करते हैं डेली लाइफ्स में भी सभी अपने घर में सेविंग्स करते हैं. सेविंग किस में करते हैं? बैंक में, जिससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट भी इतना कम मिलता है कि उसको कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते. ठीक है. इस किताब को मैं बताया गया कि आप, क्योंकि तब के ज़माने में बैंक तो होते नहीं थे, कि आप अपना ये 10% ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको इतना ब्याज मिले कि आप उसे भी यूज़ कर पाओ. या फिर आप तब तक अपना 10% बिल्कुल कलेक्ट करते रहो, इतना करते रहो कि जब आप उस कलेक्ट की हुई मनी को किसी को दो या कहीं इन्वेस्ट करो तो भी वो आपको इतना पैसा दे कि मिलने वाला जो आउटकम है वो भी किसी में इन्वेस्ट हो पाए. कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. दूसरा उपाय, खर्च को नियंत्रित करें. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में ही बढ़ते हैं. आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में ही बढ़ जाते हैं. तो आवश्यक खर्च और इच्छाओं के खर्च में फ़र्क करना शुरू करेंगे आप, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पर्स खाली रहता है. मतलब समझिए, आपने महसूस किया होगा कि जब आपके घर में कम मंथली इनकम आती थी तो आप कुछ कम चीज़ें यूज़ करते थे, कुछ थोड़ी सी लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते थे. लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी, आपके खर्च बढ़ गए. सपोज़ दैट एक ज़माना था जब मेरे घर में इनकम कम थी तो हम कम चीज़ें यूज़ करते थे, महीने भर का सामान कम आता था, हम महीने में बाहर की चीज़ें कम खाते थे. लेकिन जैसे इनकम बढ़ी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा, हर चीज़ बढ़ गई. और यहाँ तक कि हमारी डेली यूज़ करने की चीज़ों की क्वालिटी बढ़ गई, हमारे खाने पीने का
हमारे खाने पीने का लेवल बढ़ गया, लेकिन हमारी सेविंग्स नहीं बढ़ी। तो वही बताया जा रहा है कि इच्छाओं के खर्च और ज़रूरत के खर्च में फ़र्क करना शुरू करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बजट बनाएं, जिसके अंदर वो ही वस्तुएं शामिल करें जो कि आप 90% खर्च से संभव कर पाएँ। तीसरा इलाज है अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। इस पर अरकाद उन सभी लोगों को पहले अपने असफल निवेश और दूसरे सफल निवेश को एक कहानी के तौर पर सुनाने को कहता है। आपको भी अपने धन से काम करवाने की और फिर उससे प्राप्त धन से काम करवाने की इस आदत को या फिर इस स्किल को सीखना होगा कि आप कैसे अपने पैसे को यूज़ करें, कुछ इनकम आएगी, उसको भी यूज़ करें, कुछ इनकम आएगी। हालांकि ये पहली बार में नहीं होने वाला। अरकाद भी पहली बार में हारे थे, असफल हुए, तो उनकी सेविंग्स चली गई थी जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना धन दे दिया जिस फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहा था कोई नॉलेज नहीं थी। आप भी हारेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप हार ही जाए, लेकिन हार सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ से भी कुछ नया सीखेंगे। और आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेन गोल या फिर एम क्या होना चाहिए, टू लर्न दिस स्किल, कि अपने पैसे से कैसे काम करवाएं। हमारा चौथा इलाज है अपनी पूंजी की रक्षा करें। अपने धन को किसी को भी देने से पहले आपको यह तय कर लेना चाहिए कि आप अपनी मेहनत से किए गए प्राप्त धन को कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति को ब्याज देने, मतलब कि वो जो व्यक्ति है जिसे आप अपना धन दे रहे हैं, क्या वो आपको ब्याज देने की औकात रखता है, सामर्थ्य रखता है कि वो आपको ब्याज दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। क्योंकि आपने तो जो मेहनत से हासिल किया है उसे आप दे दोगे, फिर कहीं ना कहीं वो दिवालिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका पैसा तो गया ना। तो आपको अपनी धन की रक्षा करना भी आना चाहिए। पांचवा इलाज, अपने धन को लाभकारी निवेश बनाएं। अपने घर के मालिक बने, मतलब अपना एक स्वयं का घर खरीदे या फिर बनवा लें। अगर आप अपना एक खुद का घर बनवा लेते हैं तो पहला फ़ायदा ये होता है कि आप एक तरह से आपका घर और परिवार सिक्योर है। कल को अगर आपके घर में कुछ खाने को नहीं रहेगा तो रहने को तो रहेगा, या फिर आप अपने घर में किराएदार रख सकते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। इसके अलावा अगर आप एक किराए के घर में रहते हैं तो आपको खुद किसी और को पैसे देने पड़ते हैं टू स्टे देयर। ये एक और अलग तरह का खर्च लेके आता है आपके ऊपर, जो हमेशा चलता रहेगा। आपके पास घर में पैसे हो नहीं हो, खाने को हो नहीं हो, किराया देना है। इस तरह की एक्सपेंस से आपको आपका एक खुद का घर बचा सकता है, जिसमें आपके बच्चे खेल सकते हैं, आप सुकून से रह सकते हैं, जहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो एक घर होना भी ज़रूरी है। छठवां इलाज, भावी आमदनी सुरक्षित करें। हर व्यक्ति एक दिन बुढ़ापे को पा ही लेता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे निवेश करें जो लंबी समय तक चलते रहें। जैसे कि आप घर या ज़मीन को खरीद सकते हैं या फिर धन साहूकार को दे सकते हैं, जिससे आपको ब्याज मिलता रहेगा। इसका मतलब है कि आप अभी तो खूब चला रहे हैं दिमाग अपना, धन कमा रहे हैं, लेकिन अपने आने वाले समय यानी कि आपकी ओल्ड एज को भी मेंशन करके रखिए। कुछ जब आप एक पर्याप्त तौर पर पैसे कमा लें, पर्याप्त तौर पर इनकम जनरेट्स कर ले कि इंटरेस्ट आएगा यहाँ से उसको मैं यहाँ डालूँगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। जब आप एक स्टेबिलिटी पा लें तो फिर दिमाग लगाना शुरू करें कि अब मुझे अपनी ओल्ड एज के लिए भी कुछ सिक्योर करना है, यानी कि मुझे कुछ अब ऐसा करना है कि मैं जब उस स्टेज पे पहुँचूँ, जब मैं इतना एक्टिव ना रहूँ, तब भी मुझे सिक्योरिटी के साथ इतना पैसा मिले कि मैं सुकून से जी सकूं। मुझे ना दिमाग लगाना पड़े तब, उतना ज़्यादा नहीं, और ना ही मुझे तब ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। मैं अभी से कुछ ऐसा करना शुरू कर दूं
और ये भी तब करिए जब आप एक स्टेबिलिटी पा लें अपनी यूथ एज में कि हाँ मेरे पास इतना सिक्योर हो गया, इतनी इनकम यहाँ से कंफर्म हो गई है, अब चलो कुछ और आगे का सोचते हैं। 7वां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाइए। अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाना मतलब अपनी काम को और अच्छे से करना, उसमें और एडेप्ट बनना, उसे और अच्छी तरीके से करना या फिर निपुणता से करना, जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। परंतु ये ज़रूरी है कि आप इसके लिए छोटे छोटे गोल्स या टारगेट्स रखें जिन्हें आप आसानी से पा सकें। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप एक दिन में 15 मोहरे कमाते हैं तो खुद से कहें कि मैं एक सप्ताह या फिर एक महीने में 20 मोहरे कमाऊंगा। यानी कि आपको खुद को एक छोटे सा गोल देना है और फिर उसे अचीव करना है, थोड़ा सा एफर्ट लेना है और एक गोल को क्रैक आउट करना है। इस तरीके से आपकी क्षमता बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, खुद पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और तो फिर सब तो ठीक ही है। So that was the chapter 2 of the book, The Richest Man in Babylon. At last, you are at the platform of the booktuber. I am Avinya and today I discussed chapter 2 of the book, The Richest Man in Babylon. Thank you so much for giving me your priceless time. Take care. Bye-bye.